स्टार्टअप सिर्फ बिजनेस नहीं होता, ये एक सोच होती है, प्रॉब्लम को पहचानना, सॉल्यूशन बनाना और लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करना। आज जब इंडिया इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नए दौर में है, तो हम ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो आइडियाज़ को ग्राउंड रियलिटी में बदल सके। मैं नैना त्यागी और आप देख रहे हैं हिडन रिसर्च। और आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर रेहान अहमद, जो MIET इंक्यूबेशन फोरम मेरठ के CEO हैं। रेहान सर एक एजुकेटर, इनोवेटर और स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्डर हैं, जिन्होंने पिछले कई सालों में 97 प्लस स्टार्टअप्स, 350 प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और डजन्स ऑफ स्टूडेंट इनोवेटर्स को बिजनेस में बदलने का रास्ता दिखाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में MTech होने के साथ साथ रेहान सर ने एकेडमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों को एक साथ ग्रो किया। उन्होंने अपनी जर्नी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग, नीति आयोग के अटल ट्रैकिंग लैब, MIT जेनेसिस, UP स्टार्टअप नीति, MSME चैंपियन स्कीम्स जैसे बड़े रिकॉग्नाइजेशंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग इनक्यूबेशन इकोसिस्टम बिल्ड किया है। उनके गाइडेंस में कई स्टार्टअप ने 1 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू और करोड़ का फंडिंग रेज किया है। सर खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ई-कॉमर्स, गवर्नमेंट टेंडर्स और स्टार्टअप में मेंटरिंग जैसे फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन किया है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे स्टार्टअप कैसे शुरू करें, फंडिंग और इनक्यूबेशन का सही यूज़ कैसे हो, आइडिया को स्केलेबल बिजनेस कैसे बनाएं और कैसे एंटरप्रेन्योरशिप विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, आपने इंजीनियरिंग और एकेडमिक से स्टार्टअप इकोसिस्टम तक का सफर कैसे डिसाइड किया? बहुत बहुत शुक्रिया, पहले आपने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया और अपनी बात रखने के लिए समय। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, था तो मैं एकेडमिशियन, इंजीनियरिंग करी, लेकिन एक पैशन शुरू से था। फैमिली बिजनेसेस है, एक पैशन था कुछ करने का। कुछ करने की वजह से ही शुरुआत में टीचिंग करी जी। बच्चों को पढ़ाने में मजा आया। एक टाइम में मेरठ के अंदर 45 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए। हाँ जी। सारा बच्चा बीटेक के लिए आने लगा, हमें और मजा आने लगा। धीरे धीरे वो बच्चे कम होने लगे, कॉलेजेस शट डाउन होने लगे। तो फिर सोचा यार, कब तक करते रहेंगे जॉब, क्यों ना कुछ ऐसा काम करा जाए जिसमें कुछ अपने मन की भी करी जाए, कुछ समाज के लिए भी करा जाए, कुछ क्यों ना ऐसी चीज बनाई जाए जिसमें युवाओं को पंख लगाए जा सके। जी। तो वहीं से कुछ प्रेरणा भी मिली और उसी के तहत हमने एक इंक्यूबेशन सेंटर, जो MIET इंक्यूबेशन फोरम है, ये मैंने 4 वर्ष पहले ज्वाइन करा और यहीं से कारवां बढ़ता चला गया। जब ज्वाइन करा था तो यहाँ अप्रूवल्स नहीं थे, स्टार्टअप्स नहीं थे। आज की डेट में हमारे पास अप्रूवल्स हैं, फंड्स हैं। हमारे पास अप्रूवल है स्टेट गवर्नमेंट का, जिसे बोलते हैं स्टार्ट इन UP, जो कि इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। हमारे पास अप्रूवल है MSME होस्ट इंक्यूबेटर, बिजनेस इंक्यूबेटर का। हमारे पास अप्रूवल है MIT का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जेनेसिस स्कीम का। और ये तीनों के तीनों अप्रूवल का एक ही उद्देश्य है, युवाओं को स्टार्टअप की ओर आकर्षित करना, युवाओं को स्टार्टअप करवाना, ताकि वो भविष्य में एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सके और जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, वो दूर कर सके। क्योंकि आज की समय में अगर हम भारत देश की बात करते हैं तो एक पूरे वर्ल्ड की नजर भारत पर रहती है। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि यहाँ पर युवा सबसे ज्यादा है। अब युवा सबसे ज्यादा है तो जितनी भी बड़ी बड़ी MNCs हैं, जितना भी वर्ल्ड के इकोसिस्टम है, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उनको कभी भी प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो वो भारत में ही आकर करते हैं जी। लेकिन उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन यहाँ के युवाओं को एक रास्ता चाहिए, एक दिशा चाहिए, क्योंकि हम लोगों में अग्रेशन बहुत होता है। युवाओं में जेनजी हैं, तो उनको डायरेक्शन और अग्रेशन को सही रास्ते पे लाने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स फॉर्म करे हैं भारत सरकार ने। और हम लोगों का उद्देश्य यही होता है इंक्यूबेशन में कि एक स्टार्टअप को बिल्ड करना ताकि वो कमर्शलाइज हो। सर, आपके इस जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट क्या रहा जब आपको लगा कि मुझे इस फील्ड से छोड़ के इसमें आना चाहिए? टर्निंग पॉइंट बहुत इमोशनल था। मैंने पहले जॉब करी JP में, फिर IMT में मैं पढ़ाता ही था। और IMT में 2016 वर्ष में हम सबसे पहला इंक्यूबेटर MSME का वहाँ लेकर आए थे, जिसमें एक ही दिन के अंदर 36 लाख की फंडिंग हमने करवाई थी। जी। और
पहला इंसान था मैं मेरठ का जिसने अटल टिंकरिंग लैब IMT अकेडमी में बनवाई। जी। उसके बाद कुछ फैमिली रीजंस की वजह से मैं यहाँ से रिलोकेट हो गया, मैं चला गया नासिक। वहाँ पर मैंने महावीर एजुकेशन सोसाइटी ज्वाइन करी और वहाँ पर मैं 6 महीने के अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया होता है गुजरात का, उनका प्रोजेक्ट लेकर आया क्योंकि शुरू से ही कुछ करने की थी। जी। उसके बाद मैं आता हूँ वापस मेरठ, और मेरठ आया था जब फैमिली फिर दोबारा रिलोकेट हुई तो फिर मैं मेरठ आता हूँ। और मेरठ के बाद मेरा ये था कि मुझे जॉब नहीं करनी वो, क्योंकि जब जॉब करते हैं तो मुझे लग गया था कि एक बैंड लिमिट है, उससे हम आगे नहीं जा पा रहे अगर कुछ करना है तो उसके बाद मैंने काफ़ी स्टार्टअप्स करे, मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा, मैंने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कराए, मैंने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचे हैं यहाँ पर, मैंने गवर्नमेंट टेंडर्स करे, इंडियन आर्मी के साथ काम कराए, जैम पोर्टल पर कराए। और उसके बाद जब बहुत अच्छा चल रहा था तो कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद हुआ ये कि मुझे वापस फिर जब कोरोना लग गया, इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी बढ़ गई, तो हम इंपोर्ट नहीं करवा पाए चाइना से, क्योंकि हम लोग लाइक्रा इंपोर्ट कराता था मैं उस टाइम, और लाइक्रा इंपोर्ट कराने के बाद उसको लहंगा में बनाते थे और उसे स्विट्जरलैंड एक्सपोर्ट करते थे हम लोग। तो फिर सोचा कि भाई कुछ यहीं करा जाए, तो MIT तो मैं अपने कज़न का एडमिशन कराने आया था फार्मेसी में, और आज वो नेस्ले में प्लेस्ड भी है MIT की बदौलत। तो वो कराने आया था, तो वहीं मुझे अपने नोन मिल गए, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ वैकेंसी, तो फिर मैंने ये ज्वाइन करा MIT इंक्यूबेशन 4। सर, जब आपने इंक्यूबेशन का काम शुरू किया तो सबसे बड़ी चैलेंज क्या रही? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो इसलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जब मैंने MIT इंक्यूबेशन फोरम ज्वाइन करा तो मेरे से पहले गुजरात की बहुत बड़ी बड़ी हाई पैकेजेस पर यहाँ टीम थी, जिन्होंने यहाँ के इकोसिस्टम को एक सपने दिखा रखे थे कि भाई इंक्यूबेटर हम बनाएंगे और इस तरीके से होगा। लेकिन जैसा मैंने बताया, मेरा एक पैशन था कुछ करने का, कुछ लाइफ में एम था कि भाई किसी की लाइफ मेरे बदौलत अगर सुधर सके तो वो मुझे वो काम करने थे। तो जब मैंने ज्वाइन करा तो मैंने देखा कि भाई ऐसे काम नहीं होता इंक्यूबेटर का। वो लोग क्या करते थे, या वो लोग नहीं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन लोग क्या करते हैं बेसिकली, कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर वो ज्वाइन करते हैं तो इंक्यूबेशन सेंटर ज्वाइन करने के बाद हर किसी का पहला काम होता है कि भाई वो क्लास में जाएगा और वहाँ अवेयरनेस करेगा, स्टार्टअप्स को, स्टूडेंट्स को बताएगा अच्छी अच्छी स्टोरीज कि इलॉन मस्क ने ये करा है, अंबानी ये करते हैं, अडानी ये करते हैं, बिजनेसमैन के एग्जांपल। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है, बच्चे में बूस्ट आ जाता है, बच्चा इंस्पायर होकर आपके पास आ जाता है कि सर लो मेरा बिजनेस आप चलाओ। और होता क्या है कि भाई 2 दिन 3 दिन बच्चा आपकी वजह से आता है, क्योंकि आपने डिलीवर वहाँ करा है लेक्चर, 2-3 दिन बच्चा रहता है, बच्चे का जोश खत्म और बच्चा इंक्यूबेटर से बाहर। यही एक समस्या है सबसे बड़ी जो मैंने आइडेंटिफाई करी थी। जितने भी रीजन के इंक्यूबेटर्स हैं वो फेल होने की, मैंने इस मॉडल को उल्टा अपनाया। मैंने अपने नोन, क्योंकि मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, मेरठ में जन्मा हूँ, मेरठ के इकोसिस्टम को भली भांति जानता हूँ, तो मैंने आसपास के लोगों को जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे थे और मैच्योर लोग थे, जिनका पैशन था, जिन्हें रात दिन उन्हें यही था कि मुझे स्टार्टअप चलाना, उनको मैं अपने आप लेकर आया यहाँ। जब मैं उन्हें लेकर आया, जिनमें एक पेटू जी थे, एक ग्रीन एनवायरो करके थी, उनको मैंने थोड़ा बहुत गाइडेंस दिया क्योंकि वो ऑलरेडी उस ट्रैक पे थे कि उन्हें स्टार्टअप करना है। उनकी स्टोरीज, उनके थ्रू इवेंट्स हमने कराए कॉलेजेस में जाकर, हमारे MIT कॉलेज में, जैसे बेस्ट टीचर डे का अवार्ड करा दिया उनके थ्रू, स्टूडेंट्स के बीच में कोई एक छोटा इवेंट रख दिया। तो उससे क्या हुआ कि स्टूडेंट में एक मैसेज गया, एक हलचल पैदा हुई कि MIT में कुछ ना कुछ हो रहा है स्टार्टअप से रिलेटेड। और फिर जो बच्चा खुद चलकर आया मेरे पास, वो टचवुड आज भी मेरे पास रुका है और आज वो अच्छा एंटरप्रेन्योर। तो ये मेथड मैंने चेंज करा, अपने आप बच्चे को आने दिया, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करा कि वो खुद आए। उसी का नतीजा है कि आज की डेट में हमारे पास 100+ स्टार्टअप्स हो चुके हैं और जिसमें 34 कमर्शियलाइज। सर, जैसे अभी आपने चैलेंजेस बताए, तो मेन चैलेंजेस तो फंडिंग, ट्रस्ट और पावर के भी होते हैं, सिस्टम के भी होते हैं, तो इन सब के क्या चैलेंजेस है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मैनेजमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करा, क्योंकि वो गुजरात के हाई पैकेजेस पे ट्रस्ट कर चुके थे, उन्हें कोई आउटकम नहीं मिल रहा था, मैंने कोई सपने दिखाए नहीं थे, मैं तो अपना बिजनेस, मेरा फ्लॉप हो गया था क्योंकि कोरोना आ गया था, मैं यहाँ आ गया। तो मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि ट्रस्ट करा। और साथ साथ देखिए, जो हम लोग फंड के पीछे भागते हैं कि मेरे इंक्यूबेटर में इतना फंड, आज की डेट में हमारे पास 9 करोड़ का पोर्टफोलियो है जी। लेकिन 4 साल पहले ऐसा नहीं था।
मैं उन लोगों को ये एडवाइस देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भाई आप फंड के पीछे ना भागें, आप अपनी स्टोरी बिल्ड करें, इकोसिस्टम बिल्ड करें। सरकार आपको देने के लिए खुद बैठी है जी, कम से कम कुछ काम तो करिए। इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेटिव होना चाहिए, आपके इकोसिस्टम में स्टार्टअप्स होने चाहिए, वो स्टार्टअप्स अच्छे स्टार्टअप्स होने चाहिए। सरकार देखिए बहुत समझदार है आज की डेट में, वो आपके हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। जब हमने 4 साल पहले स्टोरी शुरू करी थी, धीरे 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 करके करके हमने खुद का नाम कभी नहीं करा, हमने हमेशा अपने स्टार्टअप्स को आगे रखा, क्योंकि उनका मैसेज पहुंचा एडमिनिस्ट्रेशन, और जब वो मैसेज जाता है फिर फंड सरकार खुद देती है कि भाई मेरठ में अगर कोई इकोसिस्टम है, कोई स्टार्टअप इंक्यूबेटर है, तो वो सिर्फ MIT। जी, उसके पीछे रीजन यही होता है क्योंकि यहाँ की स्टोरीज फेयर होती हैं, ग्रासरूट होती है और सच्ची स्टोरीज होती हैं, कोई फेक प्रॉमिसेस कुछ नहीं। ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, क्योंकि फंड के पीछे मैं भाग रहा हूँ, जो मैं देखता हूँ बाकी इंक्यूबेशन हेड्स के या इंक्यूबेशन CEOs के, जो एक पूरा उनका रोड मैप रहता है, वो कहते हैं भाई मैं अच्छा प्रपोजल लिखता हूँ, अच्छी पिचिंग दूंगा तो मुझे फंड मिलेगा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप पहले स्टोरीज बनाइए, आप स्टार्टअप को एक ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए कि उसका बिजनेस बने, फिर आप पिच करिए मिनिस्ट्री को, फिर वो फंड देगी। ये मेरा दावा है, ऐसा अगर करते हैं तो आपको 101% फंड। जी सर, अगर कोई स्टूडेंट या स्मॉल बिजनेस ओनर स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहे तो उसको सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि उसके पास एक आइडिएशन का POC होना चाहिए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे पास आते हैं कि सर मेरे पास आइडिया है कि मैं गधे के सींग लगा दूंगी जी, लेकिन आपके पास उसका रोड मैप नहीं है, तो जो कि पॉसिबल है नहीं, तो वो आइडिया क्या है कि भाई मेरे किसी काम का नहीं। हाँ जी, आपके पास उसका क्लियर विजन होना चाहिए कि सर ये ऐसे ऐसे प्रोसेस है, इस तरीके से काम होता है, ये इसमें कोडिंग होगी, ये मटेरियल आएगा इस तरीके से, जब ये बने तब हम सोचते हैं। उसके लिए आइडिया है, आपके पास इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, आप अपने रीजन में जाइए, इंक्यूबेशन सेंटर्स की वेबसाइट जाइए, वेबसाइट अगर सर्च नहीं कर सकते उसके सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए, वहाँ उनकी स्टोरीज देखिए, क्या वो स्टोरी रियल है या नहीं है। उन स्टोरीज को देखिए, उनके स्टार्टअप से बात करिए कि यहाँ आकर कुछ फायदा भी है या नहीं, तब उन्हें ज्वाइन करिए। बाकी बस आपके पास आइडिया होना चाहिए, बाकी सारा काम आपका एक इंक्यूबेटर करेगा। जी सर, आइडिया और बिजनेस के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? लोग कौन सी कॉमन गलती कर जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी गलती तो ये है आज की डेट में, जो इंडिया में एक चलन चल चुका है कि हर एक बिजनेसमैन अपने आप को स्टार्टअप समझने लगा। जी, जबकि मैं बार बार कहता हूँ कि एक बिजनेस और स्टार्टअप में बहुत फर्क है। जी, जैसे मैं आप छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आपके हाथ में पेन है, जी, तो पेन, मैं आता हूँ कि भाई मुझे पेन की फैक्ट्री लगानी है, मुझे फंड दे दीजिए, तो पेन है ये सदियों से चलता आ रहा है, ये स्टार्टअप नहीं है, ये बिजनेस है। लेकिन अगर मैं इसमें कहता हूँ कि इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है सर, वो ट्विस्ट क्या है कि एक तो पेन ये जिस प्लास्टिक से बना है वो सस्टेनेबल है, इस पेन में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चिप लगी है, कि जब आप उसे बुक पर लगाएंगे तो वो रिकॉर्ड भी करता रहेगा, और ये पेन में एक स्पीकर भी है, ये बोलेगा भी। जी, जी। तो यानी कि इसमें कुछ न कुछ एक इनोवेशन आ गई, यानी कि बिजनेस में एक इनोवेशन आ गई, इसका मतलब वो बन गया स्टार्टअप। क्या बिना पैसे के भी स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है? मैं तो कहता हूँ बिना पैसे के ही स्टार्टअप होता है। अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई मेरे पास ये आइडिया और मुझे फंड दो, मैं नहीं देता कभी। जी। मैं कहता हूँ आपसे कि भाई तू बस आइडिया लिया और मुझे वो रोड मैप दिखना चाहिए कि ऐसे काम हो, बाकी फंड हम दे देंगे। सर, आपके एक्सपीरियंस से कोई एग्जांपल ऐसा रहा हो जिसमें आपने मतलब जो बच्चा बिल्कुल इनिशियली आपके पास आया और उसके बाद फिर स्टार्टअप आपने कराया हो उसका? ये एक एग्जाम्पल नहीं, मैं आपको 7 एग्जाम्पल देता हूँ जी। और 7 में से 3 एग्जाम्पल तो इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं जी। जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब मैंने इंक्यूबेटर स्टार्ट करा तो जैसा मैंने बताया हमारे पास आज की डेट में 100+ स्टार्टअप्स हैं, जिसमें 34 कमर्शलाइज हो चुके हैं और 34 में से 7 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो 1 CR क्रॉस कर चुके हैं इस फाइनेंशियल ईयर। जी, जी। तो वो जो 7 स्टार्टअप हैं उनमें से 3 तो हमारे स्टूडेंट हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है आज। तो जब एक पहला स्टूडेंट मेरा जो आया था जिसका नाम आशुतोष वशिष्ठ है और इनलॉजिकल इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड के वो फाउंडर, तो उनका मॉडल था कि सर जो अटल टिंकरिंग लैब होती हैं
जो लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट की लैब होती है उसमें वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। जी। तो नीति आयोग ने कुछ गिने चुने स्कूल्स में वो लैब इस्टेब्लिश करी थी, तो उसमें वो ट्रेनिंग का उनका मॉडल था। तो मैंने कहा भाई इस ट्रेनिंग के मॉडल से आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अगर आपको सर्वाइव करना है तो आप कुछ अच्छा करिए, हाँ जी। इसे कुछ मॉडल को चेंज करिए। तो जब वो मेरे पास आए थे तो उनका रेवेन्यू था 3500 का जी। और आप बिलीव नहीं करेंगे उस बच्चे ने इतनी मेहनत करी है, उसने 3 सालों के अंदर आज की डेट में उसका रेवेन्यू है 7 करोड़ का और अगला टारगेट है उसका 100 CR। अब उसने करा क्या, उसने करा कि इन अटल टिंकरिंग में पहले वो ट्रेनिंग दे रहा था, अब उसने अटल टिंकरिंग लैब के तर्ज पे एक नई मुहिम शुरू करी जिसका नाम था आधारशिला। जी। ये आधारशिला लैब उसने टारगेट करा जो टियर 3 रीजन के गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, जब बेसिक फैसिलिटी नहीं होती बच्चे के पास, वहां पर इसने एक लैब अपने पैसों से लगाई। उस लैब में क्या था कि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट थे, जैसे हार्ट पंप कैसे करता है, छोटा सा कोडिंग का एक प्रोग्राम था, रे डायग्राम होता है उसमें कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है कि रे कैसे जाएगी कैसे आएगी वो दिख रही थी, प्रैक्टिकली दिखाया। लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट से वो लैब बनाई। वो लैब यहाँ पर मेरठ प्रशासन को पिच करी गई, जिसमें उस टाइम CDO थे शशांक चौधरी जी। उनको वो लैब इतनी पसंद आई कि उन्होंने उस मुहिम को आगे बढ़ाया। पहले वो 7 लैब लगवाई, फिर आज की डेट में 400 लैब पूरे यूपी में वो लगा दी। तो 7 करोड़ से रेवेन्यू है आज की डेट में और अगला जा रहा है 100 करोड़ का नेक्स्ट ईयर। दूसरा जो है हमारा एक स्टूडेंट है जो बीटेक फाइनल ईयर में, दीक्षांत कुमार करके और मनोहर कुशवाहा। इनकी स्टोरी इतनी शानदार स्टोरी है और ये एक प्रेरणा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीटेक कर रहे हैं। जी। दोस्तों अगर आपको इनसे मिलना है तो आप मैडम के माध्यम से या MIT में आप कभी आए तो मैं आपको फेस टू फेस उन स्टूडेंट से मिलवा भी दूंगा। तो ये स्टोरी इतनी पावरफुल स्टोरी है कि यहाँ पर आज से 1 साल पहले एक कैप्टन साहब जो यहीं के एलुमनाई है आर्मी में, इंडियन आर्मी में, वो आते हैं और वो लेक्चर डिलीवर करते हैं बच्चों को मोटिवेशन में कि भाई आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करें। उन्होंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया कि भाई इस वक्त भारतीय सेना को सबसे ज्यादा जरूरत है ड्रोन जैमर्स, जो ड्रोन्स होते हैं उनको जैम करने की। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इस बच्चे ने ग्रैब करा और इन दोनों बच्चों ने ये जैमर बना डाला। ये जैमर बनाकर इन्होंने पिच करा बबीना झांसी के अंदर एक जगह है बबीना, उसमें एक बटालियन है इंडियन आर्मी। वो जैमर इतना अच्छा लगा उन लोगों को कि उसी बटालियन ने बाकी बटालियंस को रेकमेंड करा। जो बच्चे जिसने कभी इतना पैसा देखा नहीं था, आज की डेट में 3 मंथ के अंदर उसने 2 करोड़ के ऑर्डर बना लिए। आज तक उसने 10 लाख रुपए नहीं देखे थे लाइफ में, वो 2 करोड़ का बिजनेस कर लिया उसने 3 मंथ के अंदर। उसके पीछे रीजन भी रहा ऑपरेशन सिंदूर का। तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पाकिस्तान ने जो इंडिया को सबसे ज्यादा डैमेज करा था वो कामाकाची ड्रोन्स और जो उसने टर्की से प्रोक्योर करे थे। तो कामाकाची ड्रोन्स क्या होते हैं, बेसिकली जो स्वार्म टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और इसमें एक मास्टर ड्रोन रहता है, उसके चारों ओर ड्रोन्स घूमते रहते हैं। तो ये सुसाइडल ड्रोन्स थे, इनके अंदर बॉम्ब फिट था और पाकिस्तान हमारे देश पर अटैक करा जा रहा था इन ड्रोन्स के। तो एकदम से जैमर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई कि अगर हम इन जैमर्स को बॉर्डर पर इंस्टॉल कर दें तो ये ड्रोन्स कभी आगे ही नहीं आ पानी। ये टेस्टिंग में पास हो गए, आज की डेट में 2 करोड़ का रेवेन्यू है और आप लोग के सबकी अगर आशीर्वाद रहा और तो हम 42 करोड़ के ऑर्डर्स हमारे पाइपलाइन में, जो 42 CR का ये बिजनेस मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर कर। तो ऐसी 2 स्टोरीज जो मैंने बताई आपको, ऐसी काफी स्टोरी, काफी इंस्पायरिंग भी है और बच्चों के लिए मोटिवेटिंग भी है। जी बिल्कुल, हमारे लिए भी मोटिवेटिंग है कि हमारी लाइफ में 4 साल के एक छोटे से कार्यकाल में अगर इतना कुछ मैंने देखा है यहाँ पर, तो ये वाकई में रियल है। जी। सर, फंडिंग लेने से पहले स्टार्टअप को कौन सी रीडनेस होनी चाहिए, सिर्फ या फिर आइडिया काफी होता है? देखिए, फंडिंग के पीछे भागना जरूरी नहीं है। इन्वेस्टर बहुत हैं, सरकार बहुत अच्छा पैसा दे रही है आज की डेट में। आपके पास सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना चाहिए और आइडिया से पहले आपकी टीम होनी चाहिए। जी। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और मैंने आइडिया बना लिया कोई केमिस्ट्री का और मैं जाकर सरकार को पिच कर रहा हूँ, तो सरकार मुझे कभी भी फंड नहीं देने की। Why? क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, मैंने बीटेक करा इलेक्ट्रॉनिक से, एमटेक करा इलेक्ट्रॉनिक से, लेकिन मैं केमिकल का या केमिस्ट्री का आइडिया पिच कर रहा हूँ। तो मुझे या तो मेरा को फाउंडर ऐसा होना चाहिए, तो यानी कि जो सबसे अहम कड़ी है आइडिया तो है ही, लेकिन उसके बाद जो अहम कड़ी है आपकी टीम।
जी टीम कितनी डेडिकेटेड है, टीम का बैकग्राउंड क्या है, टीम कितनी सॉलिड है, उस सारे समीकरण को देखे जाते हैं, जिसमें आपकी टीम भी आती है पहले नंबर पर, आपका आइडिया भी आता है, आपके आइडिया को अगर फंड करा जाए तो रोजगार कितने जनरेट होंगे ये भी आता है, कमर्शलाइजेशन स्टेटस भी आता है, आपके रेवेन्यू का प्रोजेक्शन क्या होगा, मतलब आज हमने आप पर 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन वो 20 लाख लगाने के बाद क्या आपका रेवेन्यू 2 करोड़ 20 करोड़ का बन पाएगा। जी ये सारे समीकरण देखे जाते हैं, सारे पॉइंट्स देखे जाते हैं, तब एक आइडिया को फंड करें। सर, गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे स्टार्टअप इंडिया और एमएसएमई, MITM, नीति आयोग को कैसे अप्रोच करें, क्योंकि सर आधे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, पता ही नहीं होता कि कैसे अप्रोच किया जाए इन प्लेटफॉर्म को। देखिए, डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते आप, आपको अगर अप्रोच करना है तो आप सिर्फ इंक्यूबेटर को अप्रोच करिए। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, या रीजन स्पेसिफिक इंक्यूबेटर नहीं होता, अगर आपको लगता है आपके पास कोई आइडिया है, आप उस आइडिया को अपने नेट पर डालिए कि आपके मेरठ रीजन में कितने इंक्यूबेटर्स हैं, उन इंक्यूबेटर की स्टोरीज देखिए, उनकी वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट के साथ साथ आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए, और जब आप पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाएं तब आप उनके हेड के पास जाकर मिलिए और उनसे सिर्फ ये सवाल पूछिए कि सर मैं यहाँ पर फंड लेने नहीं आया हूँ, मेरा सिर्फ एम है कि इस आइडिया को बड़ा करना, मुझे उसका रोड मैप आप बताइए। अगर वहाँ से आप सेटिस्फाई हो पाते हैं तो आप उस इंक्यूबेटर को ज्वाइन करिए 1 साल के लिए। 1 साल में अगर आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है अपने अंदर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिखता तो आप किसी और इंक्यूबेटर में जाकर। सर, इंक्यूबेशन सेंटर्स स्टार्टअप के लिए क्या करता है? देखिए, इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, ताकि जितना बड़ा स्टार्टअप होगा उतने ही लोगों को रोजगार देगा और जो हमारे देश की सबसे गंभीर समस्या बेरोजगारी की उसे दूर करेगा। सर, इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप्स के लिए क्या करता है, और MIT इंक्यूबेशन फोरम बच्चों के लिए क्या कर रहा है? देखिए, हमारा तो एम यही है कि हम सिर्फ MIT की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम मेरठ की बात कर रहे हैं। और हमारा जब मैंने 4 साल पहले विजन शुरू करा था तो मैनेजमेंट से मेरी यही बात हुई थी कि सर देखिए, अगर आपको MIT के लिए करना है तो वो एक अलग मॉडल है, वो बाकी कॉलेजेस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें मेरठ के विकास की बात करनी है। मेरठ को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, मेरठ को इतना काबिल बनाना है कि लोग मेरठ में आए, मेरठ से माइग्रेशन ना हो। अभी तक जो सबसे पहले मैंने स्टडी करा था आज से 4 साल पहले, तो मेरठ के माइग्रेशन इतने ज़्यादा थे कि जो भी बच्चा पढ़ जाता है वो मेरठ से बाहर जॉब कर रहा है। अरे भाई, अगर हम बाहर ही जाते रहेंगे तो मेरठ का विकास कैसे होगा? आज की डेट में हमारे पास डबल इंजन की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी है, स्टेट गवर्नमेंट में अपनी है, मेरठ के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो हमारा पहला उद्देश्य यही है कि यहाँ के लोगों को काबिल बनाना है, उन्हें स्टार्टअप कराना है, उन्हें सशक्त बनाना है, ताकि वो अपने रीजन का विकास करें। मेरठ का विकास होगा तो यूपी का विकास होगा, यूपी का विकास होगा तो इंडिया का विकास। जी सर, और MIT इंक्यूबेशन फोरम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, गूगल पर डालो आप, आपको लिखा आएगा वेबसाइट एड्रेस पे आपको फ़ोन नंबर भी होगा, आपको मन करे आ जाओ, आप पहले फ़ोन पर बात कर लो, अपॉइंटमेंट ले लो, क्योंकि हमारा बड़ा हैक्टिक शेड्यूल रहता है, आज यहाँ हैं कल बाहर हैं, क्योंकि अपने को अवेयरनेस ही करनी होती है। तो आप कभी भी आकर मिल सकते हैं, आराम से आइए, बात करिए, 1 कप चाय पियेंगे साथ में। सर, आपके इंक्यूबेटर स्टार्टअप्स ने 1 करोड़ रेवेन्यू कैसे क्रॉस किया? देखिए, उसके पीछे तो सबसे ज़्यादा मेहनत उन्हीं की है, हमारी तो कुछ नहीं है। देखिए, इंक्यूबेशन सिर्फ एक मार्गदर्शन दिखाता है, एक प्लेटफॉर्म है, एक फैसिलिटेटर है, बाकी करना होता है स्टार्टअप को करना होता है। अभी तक ये कह सकते हैं आप कि मेरठ में ऐसा कुछ था नहीं इंक्यूबेशन सिस्टम, इसलिए इतनी तेज़ी से हम लोग राइज हो गए, इसलिए इतनी स्टोरीज, जो इन हाउस स्टोरीज बिल्ट हो गई हमारी, जो हमने खुद नहीं सोचा था। तो आप कह सकते हैं यहाँ के लोग मेहनती होते हैं, और मेरठ के बारे में एक कहावत है कि यहाँ के लोग डेयरिंग बहुत होते हैं। जी, रिस्क ले सकते हैं, और बिजनेस और स्टार्टअप करने का पहला, या कह लो एक क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर में ये भी होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जी, वो जितना रिस्क ले सकता है उतना अच्छा हो सकता है। जी सर, अर्ली स्टेज फाउंडर्स को सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, प्रोडक्ट पर, मार्केटिंग पर, या टीम पर? देखिए, पहला तो टीम, जी, क्योंकि होता क्या है, मैंने ऐसी स्टोरीज भी हैं, अभी मैंने सक्सेस स्टोरीज भी बताई है, फेलियर भी, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी सारी सक्सेस हो। फेलियर में सबसे बड़ा जो रीज़न रहा है ना, वो 2 फाउंडर्स के बीच में लड़ाई। जी, होता क्या है कि मेरा दोस्त है, मेरी अच्छी ट्यूनिंग है, मैंने उसके साथ कंपनी फॉर्म कर ली और हम आइडिया पिच कर दिया, हमारी लड़ाई हो गई, हमने कंपनी बंद कर दी। तो को फाउंडर को चूज करते हुए अपने इमोशंस को आगे नहीं लाना। कोशिश ये करिए कि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं
आपकी टेक्निकल नॉलेज है तो अपना को फाउंडर रखिए आप मार्केटिंग का, जी उससे आप 2 लोगों की सैलरी बचाएंगे, टेक्निकल पर्सन की भी और मार्केटिंग की भी। अगर आप ऐसा चलते हैं तो आपके सक्सेस होने के, राइज होने के चांसेस ज्यादा है। इमोशंस को हावी मत होने दीजिए, जी अपने चाहने वाले, अपने अजीज लोगों को मत जोड़िए को फाउंडर। ये मेरा एक जी जी बहुत बड़ा मैसेज है एक स्टार्टअप के लिए कि भाई अपने फ्रेंड्स को, अपने बेस्ट फ्रेंड को मत बनाइए को फाउंडर। हमेशा उस इंसान को बनाइए को फाउंडर जो आप में क्वालिटी नहीं है उसमें हो, तभी आपकी ट्यूनिंग बन पाएगी। जैसे आपने सुना है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, जी। पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा रिपेल करते हैं। सर, ऐसा कहा जाता है कि मतलब अगर हम कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अगर किसी फैमिली वाले का है तो उससे दूर ही रहा जाए, क्योंकि बाद में चीज़ें खराब होती हैं तो फिर रिलेशन खराब हो जाता है। वही मैंने एग्जांपल दिया ना, इमोशन जब आते हैं तो वहाँ बिजनेस नहीं। सर, फेलियर से कैसे सीखें और बाउंस बैक कैसे करें? देखिए, फेलियर से बाउंस बैक तो इंसान खुद ही करता है। अगर मैं कहूँगा मैं बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो ऐसा नहीं है, मैं खुद फेलियर हूँ। अगर मेरा स्टार्टअप चल जाता उस टाइम तो मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन पाता। जी। लेकिन मैंने अपना इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करा कि मेरे को स्टार्टअप करने से ज़्यादा खुशी किसकी मिलती है। जब मैं एक रास्ता बनाता हूँ और उस रास्ते पर कोई स्टार्टअप आगे बढ़ जाए तो उसका राइज होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। ये खुशी है, उस खुशी को आइडेंटिफाई करना और अपने फेलियर से घबराना नहीं है। कोई भी इंसान पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने फेलियर ना देखे हो। इलॉन मस्क आप आज की डेट में सबसे अमीर आदमी मानते हैं, सबसे ज्यादा फेलियर उसने देखे। और अगर आप इंडिया की भी बात करते हैं तो देखिए, राइज वही करता है जिसने फेलियर देखे हो। फेलियर से घबराना नहीं है, फ्रस्ट्रेशन जरूर होती है, लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम करना जरूरी है। मेरी लाइफ का रूटीन क्या है कि मैं रात को जब सोने जाता हूँ तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ कि आज कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब सुबह उठता हूँ तो एक नई उम्मीद होती है कि आज कुछ करूँगा। सर, इसमें मैं जोड़ना चाहूँगी कि मतलब हमेशा सब मुझसे भी पूछते हैं कि हम रिजल्ट आने के पहले का डर लगा रहता है कि रिजल्ट आएगा तो डर लगेगा। तो मतलब मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कभी हमें रिजल्ट से नहीं डरना चाहिए। भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं और 24 घंटे का जब वो टाइम पीरियड खत्म होता है तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए हमने उस 24 घंटे में क्या किया। अगर हम वहाँ पर कह पा रहे हैं कुछ नहीं, तब डरने वाली बात। बिल्कुल। अगर हम वहाँ डर गए तो फिर हमें रिजल्ट से नहीं डरना पड़ेगा। फेलियर तो हमारे साथ भी बहुत हुआ है जी। ऐसा अगर होता तो 100 के 100 स्टार्टअप कमर्शलाइज हो जाते। एक गुड फेलियर ही आगे तक पहुंचता है, ऐसा भी कहा जाता है। देखिए, मेरे से जो फेलियर हुए थे स्टार्टअप के अपने जब मैंने करे थे, मैं तो ये चाहता हूँ मेरा जो साथ में जुड़ रहा है, मेरा जो स्टार्टअप आ रहा है वो ना करे जी। उसे बस ये गाइडेंस देता हूँ। बाकी मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ कि अपना 100% दो, इससे मत घबराओ कि फेल है या सक्सेस। कोई भी पैसा, कोई भी दुनिया की खुशी सिर्फ इसी पर डिपेंड करती है कि आप अंदर से कितना खुश है उस चीज को करके। पैसा मायने नहीं रखता। सर, आपने 350+ SSGs कराई हैं, इसके साथ काम करने से आपने इन सबसे क्या सीखा और विलेज और स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप इसको कैसे ग्रो कर सकता है? देखिए, SSGs का तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि SSG का मतलब क्या होता है। SSG दोस्तों ये होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो टियर 3 टियर 2 रीजन्स के से जुड़े हुए छोटे छोटे गांव होते हैं, उसमें गांव देहात की महिलाएं 10 से 12 महिलाएं एक पूल बना लेती हैं, ग्रुप बना लेती हैं और वो छोटे छोटे काम करती हैं, जैसे शटल कॉक मेकिंग, बैडमिंटन मेकिंग, फुटबॉल मेकिंग। तो हम लोग स्टार्टअप के लिए तो हैं ही, लेकिन हमने इकोसिस्टम को बिल्ड करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और इस इकोसिस्टम में अहम कड़ी हमारे गांव देहात की वो महिलाएं हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता। तो इस इंक्यूबेटर को, जो बाकी इंक्यूबेटर से अलग हमने करा, वो इस पर भी एक इसका बड़ा कारण था कि भाई हम SSGs महिलाओं के लिए गए। वहाँ हमारी टीम जाती है गाँव में, देहात में, उन लोगों को मैंने खुद उनके लिए स्टॉल लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने स्टॉल लिया, उनसे कोई चार्ज नहीं करा, खुद अपने पैसे लगाए उस स्टॉल में। उनके स्टॉल पर मेरी टीम खुद खड़ी होती है कि उनको सिखाते हैं हम कि प्रोडक्ट कैसे बेचा जाता है। उन प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए हमने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से टाई अप करा, लाइक HP, कि पैकेजिंग कैसे होती है, कितनी कॉस्ट मार्जिन रखनी चाहिए, कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहिए, ताकि उनका बिजनेस बढ़े। उनका बिजनेस बढ़ेगा तो इकोसिस्टम बढ़ेगा। और ये एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग करते हैं। हम लोगों का कोई भी उद्देश्य नहीं है उनसे सिंगल पैनी भी चार्ज करना। हम सिर्फ चाहते हैं कि इस इकोसिस्टम को बढ़त मिले, इसलिए ये गांव की महिलाओं पर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक स्पेशल फोकस भी है इस MIT इंक्यूबेशन फोरम।
सर जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया कि आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट ई कॉमर्स अमेजोन फ्लिपकार्ट और जैम शुरू करने ये सब किया है, तो अगर इसको शुरू करने के लिए बेसिक स्टेप्स क्या हैं? बेसिक स्टेप तो देखिए, सरकारी से कोई भी काम करना है, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, जैम करना है या कुछ भी, तो आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए। और प्रोडक्ट के साथ अगर प्रोडक्ट है आपका, आपको लगता है कि ये इस तरीके का प्रोडक्ट है जिसे आप बेच सकते हो, उसके बाद आपको सबसे पहले एक जीएसटी रजिस्टर्ड करानी है। जीएसटी रजिस्टर्ड कराने के बाद अपने को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कराना है। ई कॉमर्स पर रजिस्टर कराइए अपने को। पहले मैंने जैसे बताया था कि पेटीएम मॉल सेलर होता था उस टाइम, उस पर रजिस्टर करा था। उसके सबसे ज़्यादा क्रिकेट बैट्स जाते थे मेरे वहाँ, तो क्रिकेट बैट्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब के लिए मैंडेट एक ही है कि आपको जीएसटी होना चाहिए। जी सर, गवर्नमेंट टेंडर में जाने से पहले क्या ध्यान रखें? भाई गवर्नमेंट टेंडर में जाने से पहले उसकी कैलकुलेशन का ध्यान रखें। लोग होता क्या है कि इतने ज़्यादा मतलब एंथुसियाज्म उनके अंदर आ जाता है कि वो जल्दबाजी में रेट गलत कोट कर देते हैं जी। तो होता क्या, उन्हें लॉस भी हो जाता है। तो रेटों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्वालिटी देनी है और थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लाना है। ऐसा नहीं कि आपने पहली बार डाला ऑर्डर तो पहली बार मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पेशेंस लाना है। रेटों में कम से कम 30% मार्जिन आपको बचना चाहिए, उसके हिसाब से चलना है। एक रात में कभी भी बिल गेट्स नहीं बन सकते, इलॉन मस्क नहीं बन सकते, अंबानी नहीं बन सकते, ये ध्यान रखें। पेशेंस जरूर। पेशेंस। सर अंत में अगर आज के यूथ से आपको एक लाइन कहनी हो, उनको अवेयर करना हो, स्टार्टअप फ्यूचर सेफ है या नहीं, रिस्क है क्या है, आप क्या बोलना चाहोगे आप श्रोताओं से? भाई मैं तो यही कहूँगा कि अगर फ्यूचर है इस पूरे वर्ल्ड का, इस देश का नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात करते तो सब स्टार्टअप का ही है। अगर आज आप स्पीच सुनते हैं मोदी जी की, तो मोदी जी सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि इस देश के युवाओं को, अगर इस देश को सशक्त बनाना है तो आपको स्टार्टअप में आना ही पड़ेगा। ये हमारी ज़रूरत नहीं, हमारी मजबूरी है। हमारे युवाओं को बताना है कि जॉब सीकर नहीं बनना, जॉब प्रोवाइडर बनना है। और उसी कड़ी में अगर आपको जॉब प्रोवाइडर बनना है तो आपको इनक्यूबेटर से कनेक्ट करना है। और इनक्यूबेटर अपने रीजन में जाइए, मेरठ में आते हैं तो MIT इंक्यूबेशन फोरम, तो जुड़िए हमारे साथ ताकि आपका विकास हो, जुड़िए हमारे साथ ताकि इस देश का विकास हो और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत बनाने का, वो पूरा हो। सर इसी उपयोगी चर्चा के लिए आपका दिल से धन्यवाद, और ये चर्चा निश्चित ही हमारे श्रोताओं के लिए मार्गदर्शन साबित होगी। धन्यवाद।